हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो टुडे वी आर डिस्कस सब्जेक्ट कोड BSOE 143 दैट इज़ इन्वायरमेंटल सोशियोलॉजी। सो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग हर सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज नहीं करा है तो आप हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज कर सकते हो, जहाँ पर हमने 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कराए हैं, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड हैं। तो ऐसे अगर आप हमारे गेस्ट पेपर से अच्छे से तैयारी करके जाते हो तो आप अपने आने वाले एग्जाम में 90+ मार्क्स स्कोर कर सकते हो। हमारे गेस्ट पेपर को परचेज करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली गूगल पे जाना है, वहाँ पे आपको shop.hindustannowledge.com सर्च करना है। उसके बाद आप हमारे वेबसाइट पे चले जाओगे, जहाँ पे आपको यहाँ पे सर्च कोड्स के ऑप्शन पे अपना सब्जेक्ट कोड इंटर करना है, जैसे BSOE 143, और आपको यहाँ पे गेस्ट पेपर अवेलेबल हो जाएगा, जिसको आप आसानी से यहाँ से परचेज कर सकते हो। अगर आपको हमारे वेबसाइट से गेस्ट पेपर परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके भी हमसे गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हो। हमारा नंबर है 9580023321, और इस तरह से आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हो और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो। तो वापस से अपने आज के सेशन के ऊपर आते हैं। तो आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसे अंत तक ज़रूर देखें। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, जहां पर हम आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशंस लाते रहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल या फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा है तो इसे ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जहाँ पर आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ ब्रीफली डिस्कस द की कॉन्सेप्ट्स ऑफ इन्वायरमेंटल सोशियोलॉजी। की कॉन्सेप्ट्स ऑफ इन्वायरमेंटल सोशियोलॉजी के बारे में यहाँ पे डिस्कस करना है। सो द इन्वायरमेंटल सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द सोसाइटी एंड द नेचुरल इन्वायरमेंट। इट एक्सप्लेन्स हाउ ह्यूमन एक्टिविटीज़ अफेक्ट नेचर एंड हाउ इन्वायरमेंटल चेंजेस इन्फ्लुएंस पीपल्स लाइव्स, कल्चर एंड इकोनॉमी। सो जो इन्वायरमेंटल सोशियोलॉजी है, ये एक स्टडी है, यानी कि इसमें हम जो पढ़ते हैं वो किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, तो किस तरह से समाज और जो हमारा प्राकृतिक पर्यावरण है, ठीक है, उनके बीच क्या रिश्ता है, किस तरह से दोनों एक दूसरे के लिए मतलब एक दूसरे पे कैसे डिपेंड करते हैं, कैसे उनसे चीज़ें प्रभावित होती हैं, इसके बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। ये बताता है कि कैसे जो मानव के जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, उनके जो किए गए जो भी कार्य होते हैं वो कैसे अफेक्ट करते हैं प्रकृति को, नेचर को, और किस तरह से पर्यावरण में जो होने वाले बदलाव है वो प्रभावित करती है मानव के जीवन को, उनके कल्चर को और उनकी इकोनॉमी को। This subject helps us understand environmental problems like pollution, climate change, deforestation and resource depletion from a social perspective। और इस सब्जेक्ट के अंदर कहीं ना कहीं हमको मदद मिलता है समझने में कि जो भी हमारे पर्यावरण में होने वाली समस्याएं हैं, जैसे कि पॉल्यूशन बढ़ना, क्लाइमेट का चेंज होना, डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों की कटाई होना, और जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनका डिप्लीशन होना, उनका खनन होना, उनका मतलब ज़्यादा उपयोग होना, उपभोग होना, ठीक है, एक सोशल पर्सपेक्टिव से, ठीक है, समाज के नज़रिए से इसको हम देखते हैं, इसको हम समझते हैं, ठीक है। अब इसके जो कुछ की कॉन्सेप्ट हैं उसको हम एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज़ द सोसाइटी एंड इन्वायरमेंट रिलेशनशिप। द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंटल सोशियोलॉजी इज़ दैट सोसाइटी एंड द इन्वायरमेंट आर क्लोजली कनेक्टेड। तो यहाँ पे इन्वायरमेंटल सोशियोलॉजी का यहाँ पे जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि समाज जो है वो कैसे अपने पर्यावरण के साथ बहुत ही नज़दीकी से क्या है, जुड़ा हुआ है, ठीक है। Human beings depend on natural resources such as water, forests, land, air for survival। तो यहाँ पे अगर हम मनुष्य की बात करें तो वो अपने ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, ठीक है, जो भी उनकी ज़रूरत की चीज़ें होती है उनके लिए वो प्राकृतिक जो भी हमारे पास जो स्रोत हैं, जो भी हमारे पास संसाधन हैं, हम उनसे क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं, उन पे आश्रित होते हैं, जैसे कि हमारा पानी हो गया, जंगल हो गया, ज़मीन और हवा हो गया, ठीक है। एट द सेम टाइम ह्यूमन एक्शंस लाइक इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन कैन डैमेज द इन्वायरमेंट। तो जैसे कि हम देखते हैं कि हम जिन चीज़ों पे आश्रित होते हैं और उसी को हम क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, उनको कहीं ना कहीं बर्बाद करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा करते हैं या फिर अर्बनाइजेशन ज़्यादा करते हैं तो ये कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को डैमेज करता है। नेक्स्ट इज़ द human impact on environment। Environmental sociology studies how human activities create environmental problems। तो जो environmental sociology है वो बताता है कि कैसे जो मानव के किए गए जो भी कार्य हैं, ठीक है, एक्टिविटीज़ हैं, वो पर्यावरण में समस्याएं पैदा करती है। Rapid population growth, excessive use of natural resources, pollution and waste generation have led to issues such as global warming and biodiversity loss। तो जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो जो पॉल्यूशन जो बढ़ रहा है,
पॉपुलेशन जो बढ़ रहा है, ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी कि जो हमारी जनगणना है, जनसंख्या है जो, वो बहुत ज़्यादा क्या हो रही है यहाँ पे बढ़ रही है, ठीक है। अब जो ये जनसंख्या बढ़ रही है इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसका हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, मतलब जितना उसकी क्षमता है मुझसे भी ज़्यादा हम उससे मतलब यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, और पॉल्यूशन भी हमको बढ़ता हुआ दिख रहा है, ठीक है, ज़्यादा जनसंख्या तो ज़्यादा पॉल्यूशन, और जो हमारा वेस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा जनरेट हो रहा है। तो ये सारी मिल करके एक साथ कुछ इशूज़ जो हैं वो यहाँ पे क्रिएट करती है, ठीक है, कुछ समस्याएं यहाँ पे पैदा करती है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग होना, जिससे हमारा जो आज का जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, बायोडाइवर्सिटी का भी लॉस हमको देखने को मिलता है, ठीक है। इट एम्फेसाइजेज द नीड फॉर रिस्पॉन्सिबल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, और ये कहीं ना कहीं बताता है कि कैसे हमारी जो रिसोर्सेज है उसका हमको एक रिस्पॉन्सिबल यूज़ करना चाहिए, ठीक है, मतलब एक अच्छे तरीके से उसका उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट की इज द environmental problems as social issues. Many environmental problems are caused by social and economic activities rather than natural cause alone. बहुत सारे जो पर्यावरण में होने वाली समस्याएं हैं वो समाज के और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की वजह से होती हैं, सिर्फ नेचुरल काउज की वजह से नहीं होती है। Poverty, unequal distribution of resources and overconsumptions contribute to environmental degradation. अगर हम देखें तो जो गरीबी हमको देखने को मिलती है या फिर जो रिसोर्सेज का सभी के साथ जो असंतुलित जो डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि जो बांटा गया है, ठीक है, किन के पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, किन के पास बहुत कम रिसोर्सेज है, और जो ओवर कंजम्पशन है यानी अपनी ज़रूरत से ज़्यादा लोग जो कंज्यूम कर रहे हैं, ये सारी मिल करके कहीं ना कहीं पर्यावरण का खनन करती है, उनका नुकसान पहुंचाती है। Therefore, solving environmental problems are require social change along with scientific solution. इसलिए हमारे जो भी पर्यावरण की जो भी समस्याएं हैं उनको ठीक करने के लिए हमको कुछ समाज में बदलाव लाने चाहिए और कुछ साइंटिफिक सॉल्यूशन इसमें सोचने चाहिए, ठीक है, वैज्ञानिक इसमें तरीके सोचने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज द environmental justice. So, environmental justice means that every person has the right to live in a clean and healthy environment. इन्वायरमेंटल जस्टिस का मतलब होता है कि हर एक इंसान, हर एक पर्सन को क्या है यहाँ पे अधिकार है कि वो एक साफ़ सुथरे और मतलब हेल्दी, ठीक है, मतलब एकदम स्वस्थ, ठीक है, स्वस्थ पर्यावरण के अंदर रहे, ठीक है। इट हाईलाइट्स दैट पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ ऑफन सफ़र फ्रॉम पॉल्यूशन एंड इन्वायरमेंटल हजार्ड्स एंड वेल्दियर ग्रुप्स। ओके, तो यहाँ पे ये बताता है कि किस तरह से जो गरीब लोग होते हैं या फिर जो वैसे लोग जिनको बहुत सारी चीज़ें नहीं मिली होती हैं, ठीक है, वो कितना सफ़र करते हैं, पॉल्यूशन से सफ़र करते हैं, इन्वायरमेंटल हजार्ड्स मतलब कि जो भी पर्यावरण से होने वाली बीमारियाँ होती है, ठीक है, जानलेवा बीमारियाँ, वैसे चीज़ों से सफ़र करती हैं जो कि वेल्दियर ग्रुप्स की तुलना में बहुत ज़्यादा होता है। वेल्दियर ग्रुप्स मतलब कि जो बहुत ज़्यादा पैसे वाले होते हैं, ठीक है, पैसे वाले लोग बहुत ज़्यादा लग्जरियस अपने घर में रहते हैं, अच्छी हवा को यूज़ करते हैं, अच्छे पानी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बट वहीं अगर हम देखें जो पुअर लोग होते हैं या फिर जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स लोग होते हैं, ठीक है, यानी कि जो बहुत समाज में बहुत ज़्यादा पीछे हैं, डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स हैं, ठीक है, वैसे कम्युनिटीज़, उन लोगों के पास ये सारे संसाधन नहीं होते हैं, वो स्लम्स एरिया में रहते हैं, किसी तरह से भी अपना गुजारा कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उनका कहीं ना कहीं क्या होता है, उनको पॉल्यूशन भी ज़्यादा फेस करना पड़ता है, इन्वायरमेंटल हजार्ड्स मतलब कि पर्यावरण में जो होने वाली बीमारियाँ हैं वो ज़्यादा वो फेस करते हैं, ठीक है। इक्वल एक्सेस टू नेचुरल रिसोर्सेज एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्वायरमेंटल हार्म आर इम्पॉर्टेंट गोल्स। तो यहाँ पे इसका गोल होता है, इसका जो मेन लक्ष्य होता है कि सभी को समान एक्सेस मिले नेचुरल रिसोर्सेज का। अगर कोई हवा है, शुद्ध हवा है, साफ़ पानी है, तो ये सभी को बराबर हिस्से में मिले, ठीक है, सभी को समान हिस्से में मिले, सभी पे उसका बराबर का अधिकार हो, ठीक है, और साथ ही साथ उनको जो भी पर्यावरण से होने वाले नुकसान हैं उससे भी उनको प्रोटेक्शन दिया जाए, ठीक है, ये इसका मेन लक्ष्य होता है। नेक्स्ट इज़ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ अ की कॉन्सेप्ट इन द इन्वायरमेंटल सोशियोलॉजी। तो सतत विकास क्या होता है, एक सबसे बड़ा यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट कहा जाता है इन्वायरमेंटल सोशियोलॉजी के अंदर। इट मीन्स मीटिंग द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट हार्मिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। मतलब कि आज की सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आने वाले जनरेशन्स के, आने वाले जो लोग हैं उनके ज़रूरतों को हनन नहीं करना, ठीक है, यानी कि हम उतना ही संसाधन का इस्तेमाल करेंगे जितना से सिर्फ आज का जो ज़रूरत है वो पूरा हो जाए, ठीक है। कल वाले जो ज़रूरत है उनका भी ध्यान रखना होता है कि कल वाले जो ज़रूरत है उनके क्षमता को कोई भी दिक्कत ना पहुंचे, ठीक है। इट इनकरेज द बैलेंस यूज़ ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल वेलफेयर एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। ये प्रोत्साहित करता है एक बैलेंस बनाने में जहाँ पर ये इकोनॉमिक ग्रोथ को अच्छे से इस्तेमाल करता है, सोशल वेलफेयर समाज का विकास करता है और पर्यावरण का संरक्षण करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द इन्वायरमेंटल अवेयरनेस एंड सोशल मूवमेंट्स। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है, इसकी वजह से वो अवेयर नहीं होते हैं और जो चीज़ें उनको नहीं करनी चाहिए वैसे चीज़ें वो करते रहते हैं, ठीक है। और सामाजिक जो भी
यहाँ पे मूवमेंट्स हैं वो भी होने बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंटल सोशियोलॉजी ऑल्सो स्टडीज़ हाउ पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशंस वर्क टू प्रोटेक्ट नेचर। तो यहाँ पे जो इन्वायरमेंटल सोशियोलॉजी है वो ये भी बताता है कि कैसे जो लोग हैं या फिर कोई जो संगठन है वो काम करते हैं पर्यावरण को, प्रकृति को बचाने के लिए, ठीक है। इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स, अवेयरनेस कैंपेन्स एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इनकरेज कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट्स, वेल्थ लाइफ एंड वाटर रिसोर्सेज। तो ऐसे कई सारे मूवमेंट्स चलाए जाते हैं, अवेयरनेस कैंपेन्स किए जाते हैं, साथ ही साथ कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन दिखाया जाता है जो कि प्रोत्साहित करता है जंगलों को, ठीक है, वन्य जीवों को, ठीक है, और जो भी जल संरक्षण होता है, जल संसाधन होता है, उनको संरक्षण करने के लिए, ठीक है, कि कैसे हम जंगल को बचाएं, वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करें, ठीक है। और हमारे जो भी वाटर रिसोर्सेज हैं, जैसे कि आज हम जानते हैं कि पानी पीने वाला बहुत कम बच गया है, ठीक है, तो इन सबको क्या करना है, हमको कंजर्व करना है। पब्लिक पार्टिसिपेशन प्ले अ मेजर रोल इन द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। और लोगों का जो यहाँ पे पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है, जो लोग मिलजुल कर पार्टिसिपेट करते हैं, वो एक बहुत ही अहम रोल यहाँ पे हो जाता है पर्यावरण को बचाने के लिए। कंक्लूजन में हम बताएंगे इन्वायरमेंटल सोशियोलॉजी हेल्प्स अस अंडरस्टैंड दैट सोसाइटी एंड नेचर आर इंटरडिपेंडेंट। तो इन्वायरमेंटल सोशियोलॉजी बताता है, ये बात समझने में हेल्प करता है कि कैसे पर्यावरण और प्रकृति समाज के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, और एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट है, ठीक है, इंटरडिपेंडेंट है। इट शोज दैट इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स आर नॉट ओनली साइंटिफिक बट ऑल्सो सोशल इशूज द रिक्वायर्ड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। तो ये बताता है कि कैसे जो पर्यावरण में होने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, उसका सिर्फ साइंटिफिक कारण नहीं है, ठीक है, बल्कि उसके साथ साथ कई सारे सामाजिक इश्यूज़ की वजह से भी वो होता है, जो सब मिल करके एक बराबर के यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल हैं इस तरह की चीज़ों को होने के लिए, ठीक है। बाय प्रमोटिंग इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, जस्टिस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल सोशियोलॉजी कंट्रीब्यूट्स टू बिल्डिंग अ हेल्दियर एंड मोर बैलेंस फ्यूचर फॉर बोथ ह्यूमंस एंड इन्वायरमेंट। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, इन्वायरमेंट के बारे में लोगों को अवेयर कर सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं, अपने इन्वायरमेंट के प्रति जस्टिस ला करके, और साथ ही साथ एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो भावना है लोगों के अंदर डाल के हम समाज में एक बेहतर उनके लिए, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो पर्यावरण हो, उनको एक हेल्दियर और बैलेंस फ्यूचर दे सकते हैं, ठीक है। तो ये एक कहीं ना कहीं हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। ये जो क्वेश्चन था पहला, उसको अच्छे से हमने यहाँ पे देख लिया कैसे इसको हम, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं, दैट इज़ डिस्कस द ऑरिजिन्स ऑफ द नोशन ऑफ द रिस्क, ठीक है। तो जो रिस्क का जो ये बात है, रिस्क इसका कैसे ऑरिजिन हुआ, इसके बारे में समझते हैं। द आइडिया ऑफ रिस्क रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी दैट एन एक्शन और इवेंट मे लीड्स टू लॉस, damage or uncertainty. Today risk is an important concept in business, economics, finance, health and daily life. However, the notion of risk has developed over many centuries as human societies learn to deal with uncertain situations. तो जैसा कि हम जानते हैं आजकल कुछ भी हम काम करते हैं तो एक बोलते हैं कि इसमें कितना रिस्क है, ठीक है, ठीक है। तो रिस्क एक टर्म होता है जो हमेशा हम यूज़ करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। तो ये जो रिस्क का मतलब होता है कि क्या पॉसिबिलिटी है कि अगर हम कोई भी कार्य करेंगे, कोई भी, ठीक है, इवेंट करेंगे, तो उसमें कितना हमको नुकसान हो सकता है, डैमेज पहुंच सकता है, या फिर उसके ना होने की क्या संभावना है, ठीक है। आज के समय में रिस्क का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है बिजनेस के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर, फाइनेंस के अंदर, हेल्थ या फिर डेली लाइफ के अंदर, ठीक है। बात करें रिस्क के, तो रिस्क का जो ये शब्द है इसको डेवलप बहुत समय ये पहले हुआ था, जहाँ पे जो मानव की जो समाज था, ठीक है, वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया गया था उन सब चीज़ों के लिए जो अनसर्टेन सिचुएशंस होते थे, ठीक है, यानी कि वैसे सिचुएशन जिसकी कोई संभावना नहीं है, तो वहाँ पे रिस्क का पहले इस्तेमाल किया गया था। अर्ली ओरिजिन्स ऑफ रिस्क, कैसे इसका शुरुआत में उत्पत्ति हुआ वो देखेंगे। इन एंशिएंट टाइम्स पीपल बिलीव दैट अनसर्टेन इवेंट्स सच एज फ्लड्स, स्टॉर्म्स, डिजीजेस एंड क्रॉप फेलियर्स वेयर कंट्रोल बाय गॉड्स और फेट। तो बहुत पहले के समय में, ठीक है, जैसे कि बहुत ही प्राचीन टाइम में, ठीक है, क्या होता था, लोग जानते थे, लोग विश्वास करते थे कुछ जो अनसर्टेन इवेंट्स है। अनसर्टेन मतलब कि वैसे चीज़ें जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है, जो पता नहीं है कभी भी हो जाए, ठीक है, जैसे लाइफ इज ऑल्सो एन अनसर्टेन चीज़, ठीक है। लाइफ भी क्या है, इसकी भी कोई सर्टेनिटी नहीं है, ये भी अनसर्टेन है, ठीक है, कभी भी आपकी लाइफ आज है कल नहीं है, ठीक है, ओके। तो इस तरह की जो चीज़ें थी, जैसे कि फ्लड्स आ जाना, ठीक है, अचानक से बाढ़ आ गया, ठीक है, स्टॉर्म आना, डिजीज़ होना, कोई बीमारी हो जाना, ठीक है, क्रॉप का फेलियर हो जाना, ये सारी चीज़ें जो है वो मानते थे कि ये अनसर्टेन इवेंट्स है जिसको कंट्रोल किया जाता है गॉड्स के द्वारा, भगवान के द्वारा या फिर किस्मत के द्वारा, फेट के द्वारा, ठीक है। दे हैड वेरी लिटिल साइंटिफिक नॉलेज एंड डिपेंडेंट ऑन रिलीजियस रिचुअल्स एंड प्रेयर्स फॉर प्रोटेक्शंस। उनके पास बहुत कम,
ठीक है, वैज्ञानिक ज्ञान बहुत कम था, ठीक है, मतलब कोई भी उनके पास साइंटिफिक नॉलेज नहीं होता था, कोई भी फैक्चुअल चीज़ उनको उतना नहीं वो सोचते थे, वो ज़्यादा डिपेंड होते थे रिलीजियस रिचुअल्स और प्रेयर्स के ऊपर अपने प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, कि भगवान हमें बचाएं, भगवान हमारी रक्षा करें, ठीक है। At that stage, the idea of risk was linked more to luck and destiny than to human decision making। और उसी समय जो आइडिया आया रिस्क का, वो लिंक किया गया ह्यूमन के लक के ऊपर और डेस्टिनी के ऊपर, कैसा उनका लक होगा, किस्मत होगा, भविष्य होगा, ठीक है, कैसा उनकी डेस्टिनी होगी, ठीक है, इनके ऊपर, ना कि ह्यूमन के डिसीजन मेकिंग के ऊपर, कि डिसीजन हम कैसा लेंगे तो उस पर कैसा हमारा रिस्क आएगा, इस पर उनका कोई यहाँ पे लिंक नहीं था, ठीक है। अब ये धीरे धीरे डेवलप हुआ, डेवलपमेंट थ्रू ट्रेड एंड एक्सप्लोरेशंस। The modern concept of risk began to grow during the 14th 15th centuries with the expansion of sea trade and exploration। तो जब 14th 15th century में हम देखते हैं कि ट्रेड बहुत ज़्यादा फैलता है, सी ट्रेड होने लगते हैं, एक्सपेंशन होने लगता है, ठीक है, एक्सप्लोर करने लगते हैं लोग, तो उस समय इसका और ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलता है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क, मर्चेंट्स फेस्ड द डेंजर ऑफ शिप wrecks, पायरेसी एंड लॉस ऑफ गुड्स वाइल ट्रैवलिंग अक्रॉस ओशियंस। तो यहाँ पे जो मर्चेंट्स होते हैं, ठीक है, व्यापारी होते हैं जो यहाँ से सामान को ले आके कहीं बेचते हैं, ठीक है, तो उनको कई सारे खतरे फेस करने पड़ते हैं, ठीक है, जब अपने सामान को लेके जाते हैं उस समय चोरी होने का, ठीक है, गुड्स का लॉस हो जाने का, ठीक है, जब वो ट्रैवल कर रहे थे क्वेश्चन को, ठीक है। टू रिड्यूस दिस अनसर्टेनिटीज दे स्टार्ट शेयरिंग लॉसेज एंड क्रिएटिंग इंश्योरेंस एग्रीमेंट। तो जब अपने वो अनसर्टेनिटीज़ उस समय जो बढ़ गया था उसको कम करने के लिए वो क्या करते हैं, अपने लॉस को शेयर करना शुरू करते हैं और एक इंश्योरेंस एग्रीमेंट यहाँ पे क्रिएट करते हैं। द वर्ड रिस्क इज़ बिलीव टू हैव कम फ्रॉम द इटालियन वर्ड रिस्को और द स्पेनिश वर्ड रेस्गो मीनिंग डेंजर और हजार्ड फेसिंग ड्यूरिंग सी वॉयज। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो वर्ड रिस्क है इसका मतलब होता है इटालियन वर्ड, सॉरी, इसका जो माना गया है कि ये जो वर्ड है वो इटालियन के वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है रिस्को, ठीक है, और स्पेनिश वर्ड जो है रसगो जिसका मतलब होता है डेंजर या फिर हजार्ड, जो वो अपने समुद्री रास्तों के दौरान यानी समुद्र से जब इधर से उधर जब जा रहे होते हैं उस समय वो फेस करते हैं, ठीक है, चाहे वो कोई खतरा हो, कोई भी उनका, ठीक है, डेंजर हो, ठीक है, तो उससे ये मीनिंग मतलब रिलेट करता है। राइज ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, तो कैसे ये जो प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स है इसका कैसे उदय होता है, राइज होता है, देखते हैं। ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी मैथमेटिशियन डेवलप्स द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो 17th सेंचुरी में जो गणितज्ञ थे उन्होंने डेवलप किया, ठीक है, प्रोबेबिलिटी की जो थ्योरी होती है उसको, ठीक है, जैसे हम मानते हैं ना किसी चीज़ के होने की प्रायिकता, इसको बोलते हैं शायद हिंदी में, ठीक है, तो किसी चीज़ के होने की प्रायिकता, कितना होने की संभावना है, ठीक है, संभावना, ठीक है, ऐसा समझिए, संभावना होता है इसका मतलब कि कितने होने की इसकी संभावना, किसी काम के होने की क्या संभावना है, ठीक है, दैट इज द प्रोबेबिलिटी, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। देयर वर्क शोड द अनसर्टेन इवेंट्स कुड बी मेजर्ड एंड एनालाइज्ड यूजिंग नंबर्स। उनका काम जो था, मैथमेटिशियन जो थे उनका काम था वो ये बताता था कि कितने होने की, ठीक है, ना होने की संभावना है, जो घटनाएं हैं वो ना होने की संभावना कितनी है, बट वो नंबर से इसको एनालाइज कर सकते थे। दिस चेंज पीपल्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिस्क फ्रॉम समथिंग कंट्रोल्ड बाय फेट टू समथिंग दैट कुड बी कैलकुलेटेड एंड मैनेज्ड। अब ये उनके जो भी विचार था उसको बदल दिया, उनके समझ को बदल दिया। अब जो वो रिस्क जो समझते थे कि ये फेट की वजह से कंट्रोल किया जाता है, अब ये सब चीज़ बदल गया था। अब वो समझते थे कि इसको कैलकुलेट किया जा सकता है और मैनेज भी किया जा सकता है। लेटर स्टैटिस्टिक्स फर्दर इम्प्रूव्ड द एबिलिटी टू एस्टिमेट फ्यूचर अनसर्टेनिटीज। और बाद में स्टैटिस्टिक जिसको सांख्यिकी कहते हैं वो और आकर के चीज़ों को बेहतर कर दिया, जब वो इसमें एक एस्टिमेट लगा करके अपने फ्यूचर अनसर्टेनिटीज़ को भी अब जान सकते थे, ठीक है, उसको बेहतर कर सकते थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आ गई यहाँ पे। नेक्स्ट इज द रिस्क इन द इंडस्ट्रियल एंड मॉडर्न एरा। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशंस इंक्रीज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो होता है वो कहीं ना कहीं रिस्क मैनेजमेंट को और ज़्यादा उसके इंपॉर्टेंस को बढ़ा देता है। फैक्ट्रीज, मशीन्स एंड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स क्रिएटेड न्यू टाइप्स ऑफ रिस्क रिलेटेड टू एक्सीडेंट्स, बिजनेस लॉसेज एंड मार्केट चेंजेस। अब उस समय जो फैक्ट्रीज होती हैं, मशीन्स होते हैं, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, वो सब नए तरीके के यहाँ पे रिस्क जो है, चाहे वो उनके एक्सीडेंट से रिलेटेड हो, बिजनेस के लॉसेज से हो, या फिर मार्केट में जो चेंजेस होते हैं उनसे हो, ये सारी चीज़ें उनके लिए नए यहाँ पे क्रिएट होते हैं। गवर्नमेंट्स एंड कंपनीज बिगेन यूजिंग
इंश्योरेंस, सेफ्टी रूल्स एंड फाइनेंशियल प्लानिंग टू रिड्यूस दिस रिस्क। अब उस समय जो सरकार होते हैं या फिर जो भी कंपनियां होती हैं वो कई तरह के यहाँ पे चीज़ों को शुरुआत करती है, जैसे इंश्योरेंस लाना, ठीक है, सेफ्टी रूल्स बनाना, ठीक है, सेफ्टी के कुछ नियम बनाना, फाइनेंशियल प्लानिंग करना, ताकि वो अपने रिस्क को कम कर सकें। In the modern world, risk is studied in many fields such as banking, healthcare, environmental studies and technology। आज की आधुनिक दुनिया में अगर हम बात करें तो रिस्क को कई सारी चीज़ों से जोड़ा गया है, ठीक है। 1 मिनट। अगर मॉडर्न वर्ल्ड की बात करें तो रिस्क जो है उसको बहुत सारी चीज़ों में और भी देखा जाता है, जैसे बैंकिंग हो गया, हेल्थ केयर है, इन्वायरमेंट स्टडीज़ और टेक्नोलॉजी के अंदर। ऑर्गेनाइजेशंस आइडेंटिफाई पॉसिबल थ्रेट्स, मेजर्स देयर इम्पैक्ट एंड डेवलप स्ट्रैटेजीज टू मिनिमाइज लॉसेस। अब यहाँ पे जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो अपने जो भी थ्रेट्स हो सकते हैं उनको पहले से देखती है, उनको आइडेंटिफाई करती है और उनके इम्पैक्ट को समझती है और उसके बाद अपनी स्ट्रैटेजीज़ को डेवलप करती है ताकि अपने लॉसेस को कम कर सके। सो कंक्लूजन में हम इसको बता सकते हैं, द नोशन ऑफ रिस्क हैज़ इवॉल्व्ड फ्रॉम एंशिएंट बिलीव्स इन फेट एंड डिवाइन पावर टू अ साइंटिफिक कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी एंड एनालिसिस। तो जो रिस्क का जो मतलब है, ये पहले जो था एंशिएंट बिलीफ था कि लोग इसको फेट मानते थे, भविष्य मानते थे, या फिर कोई पावर, फेट मीन्स कि अपनी किस्मत मानते थे, ठीक है, और एक डिवाइन पावर जैसे कि भगवान की ताकत है उसकी वजह से ऐसा हो रहा है, इसको हम बदल नहीं सकते हैं। बट धीरे धीरे साइंटिफिक कॉन्सेप्ट आया, उसके बाद लोग प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, एनालिसिस करने लगे चीज़ों को और उसके हिसाब से अपने लॉसेस को कम करने की स्ट्रैटेजीज बनाने लगे, ठीक है। ह्यूमन प्रोग्रेस इन ट्रेड, मैथमेटिक्स एंड टेक्नोलॉजी हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड रिस्क इनटू अ टूल फॉर बेटर डिसीजन मेकिंग। और इसके साथ ह्यूमन का जो प्रोग्रेस हुआ, जहाँ पे ट्रेड आया, मैथमेटिक्स आया, टेक्नोलॉजी आया और ये सब चीज़ों ने मिल करके रिस्क को ट्रांसफॉर्म कर दिया, जहाँ पर वो एक टूल बन गया अपने बेटर डिसीजन मेकिंग के लिए। टुडे अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग रिस्क इज एसेंशियल फॉर इंडिविजुअल्स, बिजनेसेस एंड गवर्नमेंट टू अचीव सक्सेस व्हाइल डीलिंग विद अनसर्टेनिटी। तो अगर आज की दुनिया में देखें तो रिस्क जो है उसको समझना, उसको मैनेज करना बहुत ही ज़रूरी है किसी भी इंडिविजुअल के लिए या फिर किसी बिजनेस के लिए। साथ ही साथ गवर्नमेंट को भी इसमें बहुत ज़्यादा क्या करनी पड़ती है, चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है ताकि वो सक्सेस को अचीव कर सके और जो भी अनसर्टेनिटी होने वाली है उससे डील कर सके। तो जैसे कि आज हम लोग पढ़ते हैं कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ के बारे में, अपने जॉब्स को लेकर के, ठीक है, तो कहते हैं कि अगर हम अच्छे से पढ़ाई नहीं करेंगे जॉब मिलने की रिस्क हो जाती है कि जॉब नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें इंडिविजुअल के लिए हो, चाहे कि किसी बिजनेस के लिए हो, ठीक है, कि अगर आप बिजनेस के ट्रेंड को नहीं फॉलो करोगे तो रिस्क है कि आपका बिजनेस लॉस में जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों में रिस्क हम देखते हैं और उससे हम बचने के लिए बहुत सारे अपने स्ट्रैटेजीज़ को भी फॉलो करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ डिस्क्राइब द रिलेशनशिप्स बिटवीन कल्चर एंड नेचर। सो जो कल्चर और नेचर है उसके बीच में क्या रिलेशनशिप्स है इसको हम समझेंगे। सो द कल्चर एंड नेचर आर क्लोजली कनेक्टेड एंड इन्फ्लुएंस्ड ईच अदर इन मेनी वेज। तो कल्चर एंड नेचर जो है वो आपस में कनेक्टेड हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं बहुत सारे तरीक़ों से। नेचर इंक्लूड्स एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट नेचुरली सच एज फॉरेस्ट, रिवर्स, माउंटेन्स, एनिमल्स एंड क्लाइमेट। अगर हम नेचर की बात करें दैट इज़ द प्रकृति, ठीक है, तो प्रकृति में वो सारी चीज़ें आती हैं जो नेचुरली हमारे पास एग्जिस्ट है, जैसे कि हमारे जंगल हो गए, रिवर्स हो गए, माउंटेन्स हो गए, पहाड़ हो गए, ठीक है, जानवर हो गए, क्लाइमेट हो गया, ठीक है। कल्चर रिफर्स टू द वे ऑफ पीपल लिव, इंक्लूड देयर ट्रेडिशंस, बिलीव्स, लैंग्वेज, कस्टम्स, आर्ट्स एंड वैल्यूज़। और कल्चर क्या आता है, तो जो लोग कैसे रहते हैं, किन चीज़ों को फॉलो करते हैं, कैसे अपने ट्रेडिशंस को मानते हैं, ठीक है, क्या उनका मानना है, बिलीव्स है, कैसी भाषा है, ठीक है, कस्टम्स है, आर्ट है, वैल्यूज़ है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। ह्यूमन कल्चर डेवलप by using the resources provided by nature, while culture activities also affect the natural environments। So अगर हम देखें तो ह्यूमन के जो कल्चर होते हैं वो डेवलप होते हैं जो उनके रिसोर्सेज हैं, जो उनको नेचर ने दिया है उसके वजह से, और जो उनके कल्चरल एक्टिविटीज़ होते हैं वो इन्वायरमेंट को भी अफेक्ट करते हैं, ठीक है। सो नेचर शेप्स कल्चर। नेचर जो है वो कल्चर को शेप देता है, आकार देता है, ठीक है, जैसा हमारा नेचर होगा वैसा हमारा कल्चर बनेगा, ठीक है। नेचर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग द डेवलपमेंट ऑफ कल्चर। तो अगर हम नेचर की बात करें तो इसका अहम रोल होता है कल्चर को डेवलप करने में। द क्लाइमेट, लैंड, वाटर एंड द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ ए रीजनल इन्फ्लुएंस द लाइफस्टाइल ऑफ इट्स पीपल। तो किसी भी जगह, किसी भी क्षेत्र का, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ का ज़मीन कैसा है, भूमि कैसा है, पानी कैसा है, ठीक है, या फिर जो प्राकृतिक संसाधन है वो कैसे हैं, वो वहाँ के जीवन पे, लोगों के रहने सहने पे प्रभावित करती हैं, प्रभाव डालती हैं। फॉर एग्जाम्पल, पीपल लिविंग इन कोल्ड एरियाज़ वियर वुलन क्लॉथ्स वाइल दोज इन हॉट रीजन वियर लाइट कॉटन क्लॉथ्स। सो जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो लोग अगर मान लो कि बहुत ठंडे जगह पे रहते हैं, ठंडी एरियाज़ में रहते हैं, तो वो लोग वुलन क्लॉथ्स पहनेंगे ताकि वो ठंड से बच सकें। वही वो लोग जो बहुत ज़्यादा गर्म जगह पे रहते हैं, ठीक है, हॉट रीजन्स में, तो वहाँ पे वो
ठीक है, लाइट कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं, ठीक है। फूड हैबिट्स, हाउसिंग स्टाइल्स, ऑक्यूपेशंस एंड फेस्टिवल्स आर ऑफन बेस्ड ऑन लोकल नेचुरल कंडीशंस। यहाँ तक कि उनकी जो भोजन की आदत होती है, कैसे खाना वो खाते हैं, ठीक है, कैसा वो घर रखते हैं, घर बनाते हैं, ठीक है, उनकी ऑक्यूपेशंस क्या होती हैं, फेस्टिवल्स कैसा वो मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, ये सारी चीज़ें उनकी नेचुरल कंडीशंस के ऊपर डिपेंड होती है। फार्मर्स सेलिब्रेट हार्वेस्ट फेस्टिवल्स बिकॉज एग्रीकल्चर डिपेंड्स ऑन नेचर। फार्मर्स जो होते हैं वो हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि यहाँ पे जो एग्रीकल्चर है वो कहीं ना कहीं नेचर पे डिपेंड होता है, ठीक है, जैसे रेन हो गया इरिगेशन के लिए, ठीक है। कल्चर इन्फ्लुएंस नेचर, सो द कल्चर ऑल्सो अफेक्ट्स नेचर थ्रू ह्यूमन एक्टिविटीज़। अब कल्चर जो है वो भी कहीं ना कहीं नेचर को इन्फ्लुएंस करता है, अफेक्ट करता है अपने ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। पीपल आर नेचुरल रिसोर्सेज फॉर फार्मिंग, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट एंड कंस्ट्रक्शंस। अब पीपल की अगर बात करें तो ये भी एक नेचुरल रिसोर्स हैं जो कि कहीं ना कहीं फार्मिंग के लिए, इंडस्ट्रियल के लिए, ट्रांसपोर्ट और कंस्ट्रक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पॉजिटिव कल्चरल वैल्यूज सच एज ट्री प्लांटेशंस, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शंस एंड वाटर कंजर्वेशंस हेल्प्स प्रोटेक्ट नेचर। अब यहाँ पे कुछ पॉजिटिव अगर कल्चरल वैल्यूज़ की बात करें, जैसे कि पेड़ लगाना हो गया, वाइल्ड लाइफ जो वन्य जीवन है उसको प्रोटेक्ट करना हो गया, ठीक है, और वाटर कंजर्व करना, ठीक है, ये सारे कहीं ना कहीं नेचर को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। हाउएवर सम ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक डिफॉरेस्टेशन, पॉल्यूशन एंड ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज डैमेज द इन्वायरमेंट। जबकि अगर कुछ हम एक्टिविटीज़ देखें, मानो कि जो एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि पेड़ों की कटाई करना, पॉल्यूशन बढ़ाना, या फिर जो रिसोर्सेज हमारे पास जो संसाधन है उसका ज़्यादा इस्तेमाल करना, ये कहीं ना कहीं पर्यावरण को नुकसान भी करती है, डैमेज पहुँचाती है। देयरफॉर कल्चर कैन आइदर प्रिजर्व और हार्म नेचर डिपेंडिंग ऑन ह्यूमन बिहेवियर। इसलिए अगर हम बात करें तो कल्चर जो है वो या तो क्या करती है, हमें संरक्षित करती है, या फिर नुकसान पहुंचाती है नेचर को, और वो मानव के जो भी बिहेवियर होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कैसे उनकी बिहेवियर है, ठीक है। अब हम इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस, इन दोनों के बीच में जो बैलेंस है उसका क्या महत्व है इसको समझते हैं। ए हेल्दी रिलेशनशिप्स बिटवीन कल्चर एंड नेचर इज नेसेसरी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो एक सतत विकास के लिए बहुत ज़रूरी है कि कल्चर और नेचर के बीच में एक हेल्दी रिलेशनशिप्स बना रहे। ट्रेडिशनल कल्चर्स ऑफन टीच रिस्पेक्ट फॉर नेचर एंड इनकरेज द वाइज यूज ऑफ रिसोर्सेज। तो जो हमारे ट्रेडिशनल कल्चर्स थे वो हमें बताते थे कि कैसे हमें अपने नेचर को रिस्पेक्ट करना चाहिए, वो सिखाते थे और इनकरेज करते थे हमारे रिसोर्सेज का बेहतर इस्तेमाल करना। Modern societies are also promoting eco-friendly practices like recycling, renewable energy and conservation programs। अगर हम आज के आधुनिक दुनिया की बात करें, आधुनिक समाज की बात करें, तो जो आधुनिक समाज है वो भी कई सारे प्रोग्राम्स को प्रमोट करती हैं, जैसे कि इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस, ठीक है, यानी कि पर्यावरण से हमारी क्या हो, अच्छे से हम पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए अपने सारे काम को करें, ठीक है, रिसाइकिल का इस्तेमाल करना, रिन्यूएबल एनर्जी का ज़्यादा यूज़ करना, ठीक है, कंजर्वेशन प्रोग्राम चलाना। तो ये सारी कहीं ना कहीं आज के समाज में चीज़ों को प्रमोट किया जाता है। Maintaining balance ensures that future generations can enjoy natural resources while preserving cultural traditions। अब यहाँ पे ये बैलेंस को अगर हम मेंटेन रखेंगे तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो आने वाले फ्यूचर जनरेशंस हैं वो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को एंजॉय कर पाएंगे। ये कहीं ना कहीं हमको इंश्योर करता है, ठीक है, कि अगर हम आज मान लो कि अपने जो भी हमारे पास जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको हम अगर अच्छे से नहीं बचाएं, अच्छे से उसका इस्तेमाल नहीं किए, ठीक है, तो वो आने वाले जनरेशन के लिए नहीं बचेंगे, ठीक है। तो ये एक बैलेंस बनाना बहुत ही ज़रूरी है और ये कहीं ना कहीं हमारे कल्चरल ट्रेडिशंस को भी प्रिजर्व करता है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल समझते हैं इसके रिलेशनशिप्स के ऊपर। सो मेनी कल्चर्स वर्शिप्स रिवर्स, माउंटेन्स एंड ट्री एज सैक्रेड, ठीक है, तो बहुत सारे कल्चर्स में पूजते हैं, चाहे वो रिवर्स हो, माउंटेन्स हो या फिर ट्रीज को पवित्र मानते हैं। फेस्टिवल रिलेटेड टू सीजन्स एंड हार्वेस्ट्स सो द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन पीपल एंड नेचर। जैसे कुछ त्यौहार हो गए, चाहे वो सीजनल हो या फिर हार्वेस्ट का टाइम हो, उस समय उनके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स दिखते हैं लोग के जो होते हैं नेचर के साथ, ठीक है, जो पीपल अपने नेचर के साथ करते हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर अगर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है तो फार्मर्स जो होते हैं वो हार्वेस्ट फेस्टिवल मनाते हैं, ठीक है। इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ around the world protect forest because they believe nature is a part of their identity and heritage। अब जो इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ हैं, वैसे समुदाय जो जंगलों में रहते हैं, ठीक है, बाहर रहते हैं, पहाड़ों पे रहते हैं, ठीक है, वो पूरे विश्व भर में जंगलों को प्रोटेक्ट करते हैं क्योंकि वो मानते हैं कि नेचर जो है, प्रकृति जो है, वो उनकी पहचान है, ठीक है, उनकी धरोहर है। दिस एग्जाम्पल सो दैट कल्चर एंड नेचर आर डीपली इंटरकनेक्टेड। और ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो बताते हैं कि कैसे प्रकृति जो है वो डीपली इंटरकनेक्टेड है हमारी कल्चर के साथ, ठीक है। कंक्लूजन में हम बता सकते हैं, इन कंक्लूजन कल्चर एंड नेचर हैव अ म्यूचुअल रिलेशनशिप्स। तो कल्चर एंड नेचर जो है उनके म्यूचुअल रिलेशनशिप्स है, मतलब कि एक दूसरे पे दोनों क्या है,
मतलब कहीं ना कहीं एक दूसरे पर डिपेंड हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ठीक है। नेचर प्रोवाइड्स द रिसोर्सेज एंड इन्वायरमेंट नीडेड फॉर कल्चरल डेवलपमेंट। तो नेचर क्या करती है, तो नेचर वो सारी चीज़ें देती है, जैसे कि हमारे रिसोर्सेज हो गया, ठीक है, इन्वायरमेंट देती है हमारे कल्चर डेवलपमेंट के लिए। वाइल कल्चर डिटरमाइंस हाउ ह्यूमन्स यूज एंड प्रोटेक्ट नेचर। वहीं जो हमारे कल्चर होते हैं वो हमको ये सिखाते हैं, ये बताते हैं कि कैसे जो मनुष्य हैं वो अपने नेचर का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ए सोसाइटी दैट रिस्पेक्ट नेचर क्रिएट्स अ हेल्दियर एंड मोर सस्टेनेबल फ्यूचर। तो कोई भी समाज जो अपने नेचर का रिस्पेक्ट करता है, रिस्पेक्ट करने का मतलब क्या है कि हमको जब ज़रूरत नहीं है तो हम पानी का खर्च ना करें, ये एक रिस्पेक्ट ही है, ठीक है। हमको जब ज़रूरत नहीं है तो हम बिजली को यूज अगर नहीं करना है तो हम उसको बंद कर दें, ठीक है। तो ये सारा क्या है, कहीं ना कहीं हम अपने नेचर को ही सेव कर रहे हैं, उसी की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी क्या कर रहा है कि कोई भी समाज जो अपने नेचर का रिस्पेक्ट करता है वो कहीं ना कहीं एक सस्टेनेबल फ्यूचर अपना बना रहा है, हेल्थियर फ्यूचर बना रहा है, ठीक है। देयरफॉर अंडरस्टैंडिंग एंड मेंटेनिंग द बैलेंस बिटवीन द कल्चर एंड नेचर इज एसेंशियल फॉर अ वेल बीइंग ऑफ बोथ ह्यूमैनिटी एंड द एनवायरनमेंट। इसलिए एक जो यहाँ पे समझ है, ठीक है, या फिर एक जो बैलेंस मेंटेन करना है, चाहे वो कल्चर और नेचर के बीच में हो, वो बहुत ही ज़रूरी है किसी भी समाज के लिए, किसी भी ह्यूमैनिटी के लिए, ठीक है, उसके भले के लिए, पर्यावरण के अच्छे के लिए, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो हमारा कल्चर इज़ लाइक कि हम किसी को, जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं, ठीक है, कि जब आप घर से बाहर जाओ तो सारे बल्ब्स फैंस को बंद करो, ठीक है। फिर अगर आपको काम नहीं है तो आप अपने नल को बंद करो, ठीक है। तो ये सारा सीख क्या है, इसीलिए ना कि हम अपने नेचर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का क्या है, बहुत ही अच्छे से क्या होता है, रिलेशन होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ डिस्कस द मेन कंसर्न्स ऑफ पॉलिटिकल इकोलॉजी। So the political ecology is a field of study that explains the relationships between the environment, politics, society and the economy। तो political ecology क्या है, एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे हम पढ़ते हैं चीज़ों को, जो रिश्तों के बारे में बताता है, चाहे वो पर्यावरण हो, वहाँ की पॉलिटिक्स हो, सोसाइटी और इकोनॉमी हो। इट स्टडीज़ हाउ पावर, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इकोनॉमिक सिस्टम इन्फ्लुएंस द यूज़ एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये बताता है कि कैसे जो पावर है, गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं, वो सब प्रभावित करती हैं जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसके यूज़ और मैनेजमेंट को। इट ऑल्सो एग्जामिन्स हाउ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स अफेक्ट डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल इन डिफरेंट वेज। उसके साथ साथ ये भी बताती है कि कैसे जो इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स हैं वो अफेक्ट करती हैं अलग अलग ग्रुप्स को, अलग अलग लोगों को, ठीक है, अलग अलग लोगों के ग्रुप्स को अलग अलग तरीक़ों से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम इसके अंदर देखेंगे। सो फर्स्ट इज़ द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। जैसा कि हम बात करते हैं कि बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी रिसोर्सेज होती हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी रिसोर्सेज नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये अनइक्वल एक तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है, किसी के पास सभी चीज़ें का उपलब्धि होना और किसी के पास बहुत सारे चीज़ों के लिए मतलब बहुत स्ट्रगल करना, ठीक है। वन ऑफ द मेन कंसर्न्स ऑफ पॉलिटिकल इकोलॉजी इज़ दैट नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर, फॉरेस्ट, लैंड एंड मिनरल्स आर नॉट शेयर्ड इक्वली। तो एक जो सबसे बड़ा कंसर्न है पॉलिटिकल इकोलॉजी का वो ये है कि जो भी हमारे प्राकृतिक, ठीक है, जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, वो जैसे कि पानी हो गया, ठीक है, जंगल हो गया, भूमि हो गया, हमारे खनिज हो गए, वो सभी के साथ बराबर इक्वली शेयर्ड नहीं है। पावरफुल ग्रुप्स ऑफन कंट्रोल दीज रिसोर्सेज व्हाइल पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैव लिमिटेड एक्सेस। तो जो बहुत ताकतवर लोग हैं, ताकतवर समुदाय के लोग हैं, जो ग्रुप्स हैं, वो कहीं ना कहीं इनको अच्छे से कंट्रोल करते हैं सारे रिसोर्सेज को अपने तरीके से, और वहीं जो गरीब लोग हैं या फिर जो बहुत ही पिछड़े लोग हैं उनको बहुत कम एक्सेस है इन चीज़ों का, ठीक है। तो रिसोर्सेज जो उनके पास है वो बहुत कम है। सेकंड इज़ द इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। पॉलिटिकल इकोलॉजी स्टडीज़ द काउज ऑफ इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स सच एज डिफॉरेस्टेशन, पॉल्यूशन, सॉइल इरोजन एंड क्लाइमेट चेंज। तो पॉलिटिकल इकोलॉजी जो है वो बताता है इसमें चीज़ों के बारे में जो भी हमारे पर्यावरण में होने वाली समस्याएँ हैं, जैसे कि पेड़ों की कटाई होना, पोल्यूशन बढ़ना, सॉइल इरोजन होना और क्लाइमेट चेंज होना। इट आर्ग्यूज दैट these problems are often linked to political decisions and economic activities rather than only natural causes। तो ये यहाँ पे बताता है, आर्ग्यू करता है कि जो भी ये सारे प्रॉब्लम्स हैं वो कहीं ना कहीं लिंक हैं हमारे पॉलिटिकल डिसीजन से और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से, ठीक है, सिर्फ ये नेचुरल काउजेज़ की वजह से नहीं हो रहे हैं। तो जैसे कि हम पेड़ों की कटाई करते हैं इंडस्ट्रीज़ को ग्रो करने के लिए, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं क्या है, हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का कारण है कि हम अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना चाहते हैं और इंडस्ट्रीज लगाना चाहते हैं, जिसकी वजह से हम पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, ठीक है। उसकी वजह से इंडस्ट्रियल वेस्ट निकल रहा है जो कि पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है, ठीक है, और वो कहीं ना कहीं सॉइल को भी इरोजन करता है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपस में कनेक्टेड होती है। नेक्स्ट इज़ द पावर एंड डिसीजन मेकिंग। सो पॉलिटिकल इकोलॉजी फोकस ऑन हु हैज़ द पावर टू मेक डिसीजंस अबाउट द इन्वायरमेंट। तो ये बताती है कि किसके पास ताकत होते हैं
पर्यावरण के बारे में जो भी हैं डिसीजंस लेने के लिए। गवर्नमेंट्स, लार्ज कंपनीज एंड वेल्दी ग्रुप्स ऑफन इन्फ्लुएंस इन्वायरमेंटल पॉलिसीज व्हाइल लोकल कम्युनिटीज एंड इंडिजीनियस पीपल मे हैव लिटिल से इन दिस डिसीजंस। तो जो भी सरकार है या फिर बड़े बड़े कंपनीज़ हैं या फिर बहुत पैसे वाले जो समुदाय हैं, ग्रुप्स हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं प्रभावित करती है पर्यावरण से रिलेटेड जो भी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं उसके ऊपर, ठीक है। और जो यहाँ पे जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं या फिर जो इंडिजीनियस पीपल है, वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं, उनका बहुत कम वहाँ पे डिसीजंस के अंदर बात रहता है, यानी उनकी बातों को ज़्यादा वहाँ पे जोर नहीं दिया जाता है, ठीक है, उनके बातें ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करती है। नेक्स्ट इज द सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। अनदर मेजर कंसर्न इज दैट इन्वायरमेंटल इशूज़ अफेक्ट पीपल डिफरेंटली। एक और जो यहाँ पे मेजर कंसर्न है वो ये है कि जो इन्वायरमेंटल इशूज़ होती हैं वो लोगों को अफेक्ट भी अलग तरीके से करती हैं। पुअर कम्युनिटी यूजुअली सफ़र मोर फ्रॉम पॉल्यूशन, फ्लड्स, ड्राउट्स एंड डिस्प्लेसमेंट बिकॉज दे हैव फ्यूअर रिसोर्सेज टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। जैसे कि गरीब लोग होते हैं वो ज़्यादा झेलते हैं, ज़्यादा सफ़र करते हैं जो भी होने वाली समस्याएं हैं, जैसे कि पॉल्यूशन का होना, फ्लड्स का आना, सूखा पड़ना, ठीक है, या फिर डिस्प्लेसमेंट, कहीं से कहीं पे जाना, ठीक है। अगर आप देखते हो कि कभी जंगल को काटा जाता है वहाँ पे कुछ न्यू प्लांट्स या फिर कुछ भी मतलब इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए या फिर कुछ भी, तो वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको हटाया जाता है, उनको वहाँ से जाने के लिए कहा जाता है। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, डेवलपमेंट के नाम पे उनको डिस्प्लेस किया जाता है, ठीक है, क्योंकि उनके पास बहुत कम रिसोर्सेज होते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। अगर उनके पास ज़्यादा ताकत होती, ज़्यादा पैसे होते तो उनको भी डिस्प्लेस करने के लिए कोई नहीं बोलता। नेक्स्ट इज़ द conflicts over natural resources. So political ecology examines conflicts related to land, forest, water and minerals. Competitions for these resources can lead to the disputes between local communities, governments and private companies. It studies the political and economic reasons behind such conflicts. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि पॉलिटिकल इकोलॉजी जो है वो बताता है कि कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स हमको देखने को मिलता है ज़मीन को लेकर के। कॉन्फ्लिक्ट्स मीन्स कि दो लोगों के बीच में टकराव हो रही है किसी बात को लेकर के, तो ज़मीन को लेकर के, जंगल को लेकर के, पानी और मिनरल्स जो खनिज है उनको लेकर के लोगों के बीच में कैसे टकराव हो रहे हैं। कंपटीशन यहाँ पे हो जाता है रिसोर्सेज को लेकर के कि कौन उसको लीड करेगा, और इसके वजह से डिस्प्यूट्स बनते हैं वहाँ के लोकल जो कम्युनिटीज़ होती हैं उनके बीच में, सरकार के बीच में और जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं उनके बीच में। और ये बताता है कि कैसे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रीजन्स की वजह से ये सारी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही हैं। Next is the sustainable development. Political ecology supports the idea of developments that protects nature while meeting human needs. तो political ecology जो है वो सपोर्ट करता है डेवलपमेंट के आइडिया को जो प्रोटेक्ट करते हैं नेचर को अपने ह्यूमन नीड्स को पूरा करते हुए। मतलब कि जो मनुष्य की ज़रूरतें हैं उसको भी पूरा करना है, साथ साथ जो हमारे नेचर है, ठीक है, उसको भी प्रोटेक्ट करना है, तो उसको ये सपोर्ट करती है। इट इनकरेज फेयर यूज ऑफ रिसोर्सेज, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल कम्युनिटीज़ इन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। तो ये इनकरेज करते हैं कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, संसाधन है, उसका हम बेहतर इस्तेमाल कर सकें, अपने बायोडाइवर्सिटी को, जैव विविधता को हम कंजर्व करें, संरक्षित करें, और साथ ही साथ जो लोकल कम्युनिटीज़ होती है, वहाँ की जो रहने वाले जो समुदाय होते हैं उनका हिस्सेदारी हो, ठीक है, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के अंदर, ठीक है। तो कंक्लूजन में हम बताएंगे पॉलिटिकल इकोलॉजी हाईलाइट्स दैट इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स आर क्लोजली कनेक्टेड विद पॉलिटिक्स, पावर एंड सोशल जस्टिस। तो पॉलिटिकल इकोलॉजी बताता है कि कैसे जो पर्यावरण में होने वाली जो समस्याएं हैं वो जुड़ी हुई हैं वहाँ की पॉलिटिक्स से, राजनीति से, पावर से, ताकत से, और जो सोशल जस्टिस है, सामाजिक जो न्याय है उससे। इट शोज दैट प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट रिक्वायर्स नॉट ओनली साइंटिफिक सोल्यूशन बट ऑल्सो फेयर पॉलिटिक्स एंड इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल पीपल। तो ये दर्शाता है कि कैसे जो हम अपने पर्यावरण का प्रोटेक्शन कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं, ठीक है। उसके लिए सिर्फ साइंटिफिक सोल्यूशन ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ एक फेयर पॉलिटिक्स, ठीक है, और इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए सभी लोगों का, यानी कि किसी भी डिसीजन मेकिंग के अंदर सभी को बराबर हक मिलना चाहिए अपने बात को रखने के लिए, साथ ही साथ उनका पार्टिसिपेशन वहाँ पे इक्वल हो। बाय अंडरस्टैंडिंग दीज कंसर्न्स सोसाइटीज़ कैन वर्क टुवर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड अ मोर जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो इन सारी कंसर्न्स के ऊपर ध्यान देकर के, इसको समझ करके कोई भी समाज जो है वो एक बेहतर कदम उठा सकती है सतत विकास को लेकर के, और जो भी हमारे पास जो पर्यावरण, जो भी हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के, कि सभी को बराबर उसका हक मिल सके, सभी लोग अपने संसाधन को अच्छे से इस्तेमाल कर सके, ठीक है। तो इस तरह से आज हमने अपने सेशन को कंप्लीट किया, दैट इज़ BSOE 143। तो अगर आपको सेशन पसंद आया है तो इसे एक लाइक करें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें, और हमारे व्हाट्सएप चैनल या फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और अगर आपने अभी तक हमारे गेस्ट पेपर नोट्स को परचेज नहीं किया है तो उसे आप हमारे साइट shop.hindustanknowledge.com से परचेज कर सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9580023321 पे मैसेज करके भी हमसे परचेज कर सकते हैं।
तो ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको इस सेशन पसंद आया होगा। अपना तैयारी करते रहें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।